बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स को स्टडी करना है। तो लिपिड्स जो हैं ये हमें फैट से भी हासिल हो रहे होते हैं, मतलब एनिमल सोर्स से भी हासिल हो रहे होते हैं और हमें प्लांट से भी हासिल होते हैं। अब जो हमें एनिमल सोर्स से हासिल हो रही होती है लिपिड्स, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? ये मीट से हमें हासिल हो रही होती है और इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट से भी हम लिपिड्स को हासिल कर रहे होते हैं एनिमल सोर्स से। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसके लिए आपने यहाँ पर एक की याद रखनी है, इसको मैं कर देता हूँ PSON। PSO जैसे कि ये हमारी ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान की, तो वहां से आपने इसको याद रखना है PSON। अब P फॉर हमारे पास आ जाएगा प्लांट्स। अब प्लांट्स से कौन कौन से प्लांट्स से हमें लिपिड्स हासिल होते हैं? इसमें जो S है ये हमारे पास आ जाएंगे सीड्स, ये हमें सीड से हासिल होगा। O फॉर हमारे पास आ जाएगा ऑलिव ऑयल, तो जिसे जैतून का तेल भी हम कहते हैं। फिर इसी तरह से नट्स। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? लिपिड्स को हासिल कर सकते हैं प्लांट सोर्स से। अच्छा, अब नेक्स्ट अच्छा इसमें एक चीज़ और समझ लें कि ये जितने प्लांट्स हैं ये अपने फ्लावर्स के अंदर क्या करेंगे? इसको स्टोर करेंगे और ये बाद में किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं? सीड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो सीड्स की फॉर्म में ये अपने अंदर क्या करते हैं? ऑयल को क्या कर लेते हैं या लिपिड्स को स्टोर कर लेते हैं, और जब हमें चाहिए होता है तो फिर हम इसकी ग्राइंडिंग करवाते हैं, तो उसमें से फिर क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ऑयल को। तो इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, ये सारी इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी। अब हम देखेंगे कि लिपिड्स जो है इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कौन कौन से काम करवा रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो लिपिड्स जो है ये एनर्जी रिच बायोमॉलिक्यूल्स इन्हें कहा जाता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ना एक फार्मूला याद करवाता होता हूँ। मैं फार्मूला मेंशन है जी 4-9-4 का फार्मूला। अब 4-9-4 का फार्मूला हमारे पास क्या है? अगर हम 1 ग्राम लें ना इसका लिपिड्स का, तो ये हमें कितने किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? 9 किलो कैलोरी। तो ये हमने किसका ले लिया? इसको लिपिड्स लिख लें या इसको हम फैट्स भी कर लेते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का लेना तो वो हमें कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी। फिर इसी तरह से अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसका भी 1 ग्राम हमें कितने किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है 4-9-4 का। अब इनमें देखें तो सबसे ज्यादा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? लिपिड्स। तो इसका 1 ग्राम अगर हम खाएंगे तो हमें कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी? 9 किलो कैलोरी। तो मतलब इसको कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने की क्या होती है? सलाहियत होती है। ये मैंने आपको इधर मेंशन भी कर दिया। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिपिड जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं, वो ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो फिर इन्हीं लिपिड्स को, इन्हीं फैट को तोड़ा जाता है और वहाँ से क्या हासिल किया जाएगा? एनर्जी हासिल की जाए, जिसकी मिसाल एडिपोज टिश्यूज हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाता है जी? फिर जब लिपिड्स जो हैं, ये मैंने वैसे पढ़ा भी है पीछे कि लिपिड्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा और इससे हमें 2 चीज़ें हासिल होंगी। एक तो फैटी एसिड हासिल होगा और दूसरा चीज़ जो हमें हासिल होगी वो क्या है? ग्लिसरॉल है। तो इस तरह से इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा? एनर्जी खारिज होगी जब इसकी ब्रेक डाउन होगी। हमने पीछे पढ़ा है कि जब कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जब किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है, तो इन दरमियान में क्या होता है? एनर्जी खारिज होती है। तो उस एनर्जी को हमारी बॉडी क्या करेगी? अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करवाने के लिए यूज करेगी। फिर ये जो लिपिड्स हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को बना रहे होते हैं। तो ये भी हम पीछे चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? लिपिड बाइलेयर होती है। मतलब ये लिपिड्स की 2 लेयर्स के साथ बनी होती है। अगर मैं इधर जनरल सा इसको बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास एक लिपिड्स की लेयर आ गई और ये दूसरी लिपिड्स की लेयर आ गई, और इसको हमने वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम भी
दिया था। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के अंदर भी लिपिड्स का बड़ा अहम रोल होता है। फिर उसके बाद ये जो लिपिड्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलेटर का काम कर रहे होते हैं, और इंसुलेटर के साथ साथ ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते। तो मैं इधर कर देता हूँ कि ये इंसुलेटर का काम भी करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो किस चीज से इंसुलेट कर रहे होते हैं? ये हीट से, ये हमारी बॉडी को हीट से इंसुलेट कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसुलेटर किसको कहते हैं कि ऐसी चीज जो कि अंदर की गर्मी को या ठंडक को बाहर ना जाने दे और इसी तरह से बाहर की गर्मी या ठंडक को अंदर ना आने दे। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, जैसे ये तारें नहीं होती जो बिजली वाली है, तो उनके ऊपर क्या होता है, वो रबर ब्लैक कलर की चढ़ी होती है, तो उसमें से हालांकि करंट गुजर भी रहा होता है, तो अगर हम ऊपर से पकड़ भी लें तो हमें करंट नहीं, लेकिन अगर वो कवरिंग ना हो उसके ऊपर जो रबर की होती है ब्लैक कलर वाली, तो हमें क्या होता है, करंट बड़ा शदीद लगेगा। तो वो जो रबर ऊपर चढ़ी हुई है, कवरिंग जो चढ़ी हुई है, वो क्या काम कर रही है, इंसुलेटर का। इसी तरह से लिपिड्स भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ा होता है और ये इंसुलेटर का काम कर रहा था। हमारे वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर ये इसकी तय एक मौजूद होती है। और फिर ये प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्ट जैसे कि जब हम कोई उछल कूद करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो हमारे ऑर्गन्स क्या करते हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, तो अब वो एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं। तो उस चीज से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने सारे ऑर्गन्स के ऊपर क्या चढ़ाई हुई है, एक लेयर चढ़ाई हुई है लिपिड्स की, जो कि इनको आपस में टकराने से बचाती है और दरमियान में कुशिंग का काम करती है, जैसे तकिए का काम करेगी, इसको चोट नहीं लगने देगी। तो ये प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर लिपिड्स जो है, इनसे हम डिफरेंट तरह के हार्मोन्स भी बनाते हैं। अब अगर हम एक लिपिड्स की बात कर लें, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एक लिपिड है, इसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इससे एक स्पेसिफिक तरह के हार्मोन्स बनाए जाते हैं, इनको हम नाम देते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स का। तो अब ये देखें इसका कितना फायदा है कि लिपिड जो है ये क्या कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो हार्मोन्स की सिंथेसिस करते हैं या हार्मोन्स को बना सकते हैं। फिर इसी तरह से ये लिपिड जो हैं ये अब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था लाइक डिजॉल्व लाइक, जो लिपिड्स हैं वो लिपिड्स को अपने अंदर हल करते हैं, इसी तरह से जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करेंगे। तो अब ये किस चीज की अब्जॉर्प्शन करवाएंगे, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन करवाएंगे। अब ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं जी हमारे पास विटामिन ए है, डी है, ई है एंड के है। तो ये ए डी ई एंड के, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये खुद फैट हैं, तो इन्होंने हल भी किसके अंदर होना है, फैट के अंदर ही, मतलब लिपिड्स के अंदर ही सॉल्युबल होंगे। तो ये इसके सारे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थे, फंक्शंस थे। अच्छा, अब बड़ा एक अहम टॉपिक है कॉन्सेप्ट वाइज, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। इट इज न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, अगर मैं इसकी जनरल सी आपको एक एग्जांपल दूं, तो न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। इसमें एक आ जाता है डीएनए और दूसरा आ जाएगा आरएनए। अगर इसका मैं पूरा नाम लूं तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हो गया, फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये कैसे बना होता है और ये कौन कौन सी चीजों पर मुश्तमिल होता है, इसको हमने देखना है। तो न्यूक्लिक एसिड डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स पर मुश्तमिल होता है या इसके स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये कौन कौन सी चीजों पर मुश्तमिल होता है, तो ये तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस पर, और तीसरा ये फॉस्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। अब वन बाई वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो ये हमारे पास, हम पीछे पढ़ के आए हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, चले दोनों का ही मैं इधर स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास ड्रा कर देता हूँ। ये 5 कॉर्नर हमारे पास क्या होते हैं जी, रिंग्स होता है। अब ये हमारे पास एक 5 कार्बन रिंग आ गया,
और इसी तरह से हम एक और 5 कार्बन रिंग जो है ये बना लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा एक 5 कार्बन रिंग आ गया। अब अगर फर्दर मैं इसकी आपको वो कर भी दूं तो ये H और OH आ गया, फिर इसी तरह से H और OH, ये OH और H, फिर ये H CH2OH। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया, RNA का। ये मैंने RNA का बना दिया है। अब DNA का हम बना लेते हैं। DNA के अंदर जो पेंटोज शुगर यूज होती है वो कौन सी है, RNA के अंदर पेंटोज शुगर यूज होगी जिसको हम राइबोज का नाम देते हैं, और इसके अंदर जो यूज होगी उसको हम डीऑक्सी राइबोज। तो इसके स्ट्रक्चर को भी हम समझ लेते हैं। ये जी हमारे पास आ गया, और यहाँ पर OH और H आ गया, फिर यहाँ पर H और ये CH2OH आ गया। अब ये हमारे पास क्या DNA का स्ट्रक्चर है। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये जो DNA का राइबोज शुगर है इसमें और RNA का राइबोज शुगर दोनों में फर्क क्या है कि ये जो DNA का दूसरे नंबर वाला कार्बन होता है इसके ऊपर से ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सी। डी का मतलब होता है रिमूव होना और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। बाकी वही है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइबोज का ही शुगर है, जस्ट दूसरे कार्बन से क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए तो ये DNA का स्ट्रक्चर राइबोज शुगर बन जाएगा। और बाकी इसका तो वैसे ही रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोज, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड या RNA का होता है। अच्छा, फिर दूसरी न्यूक्लियोटाइड जो है जिस चीज से मिलकर बना होता है, दूसरी चीज इसमें कौन सी है, नाइट्रोजनस बेसिस है। अब इसको भी थोड़ा सा मैं एलेबोरेट इसलिए कर रहा हूँ, आपकी बुक में बड़ा उसने शॉर्ट करके लिखा है तो इसमें समझने में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। अगर आपको चीजें पता होंगी तो आपको कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होंगे। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसिस को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आ जाती हैं प्यूरीन्स और दूसरी हमारे पास आ जाती हैं पायरिमिडीन्स। अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो प्यूरीन्स हैं ये डबल रिंग होती हैं। एक इसमें हमारे पास 6 कार्नर वाला रिंग होगा, ठीक है, और फिर इसके साथ क्या मौजूद होता है, 5 कार्नर वाला रिंग होता है। ये 6 कार्बन वाला है, ये 6 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके 1 2 3 4 और ये 5, एक 6 कार्नर वाला होगा और एक 5 कार्नर वाला रिंग होगा। तो इसमें ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन्स का। और पायरिमिडीन का अगर हम देखें तो इसमें एक सिंगल रिंग ही हमारे पास मौजूद होता है और ये कितने कॉर्नर वाला होता है, 6 कॉर्नर वाला होगा। अब इसको आप याद करने के लिए इसमें आप कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा डबल रिंग वाला पायरिमिडीन का है या प्यूरीन्स का। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, नाम छोटा और स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा, और पायरिमिडीन्स का नाम बड़ा और स्ट्रक्चर छोटा। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको ये याद भी रहेगा। अब इसमें एक चीज और आप याद कर लें, प्यूरीन्स जो है या डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस का होता है, ये दो का होता है जिनको हम AG कहेंगे, एडनिन एंड G फॉर गवानीन। जबकि इसको आपने याद रखना है COT कट। तो C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, T फॉर थायामीन। तो ये जो तीनों हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये पायरिमिडीन से हैं, मतलब इनके में सिंगल रिंग पाया जाता है। और ये जो दोनों हमारे पास एडेनिन और गवानीन है ये प्यूरीन होता है, इनके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप कि इसको आपको याद करने में आगे चल के जब आप बड़ी क्लासेस के अंदर भी जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें पहले से पता होंगी तो उसमें आसानी रहेगी। तो अभी भी आगे चल के ये आपको हेल्प देगा कॉन्सेप्ट वाइज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। अब आपकी बुक में PO4 लिखा हुआ है, वैसे ओरिजिनली ये स्ट्रक्चर क्या होता है, H3PO4। अब ये किस तरह से होता है मैं आपको इसका समझा भी देता हूँ। ये हमारे पास सेंट्रल में क्या आ गया, फास्फोरस आ गया। अब इसकी अगर एक साइड के ऊपर क्या होता है, डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, बाकी तीनों साइड्स के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, H3PO4। ये देखिए 3 H पूरे हो रहे हैं, 1 2 3, और P एक है, एक ही है, और ऑक्सीजन 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये इस तरह से होता है। अब ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब मैं इधर जनरल सा आपको बना के दिखा भी देता हूँ
ये हमारे पास आ गई पेंटोज शुगर, ठीक है। ये डीएनए होगा तो डीऑक्सी होगी राइबोज, अगर आरएनए है तो राइबोन्यूक्लिक सॉरी राइबोज शुगर होगी ये। अब इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है उसके साथ कौन अटैच होता है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। ये कोई भी हो सकती है, ये एडनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल या कोई सी भी। अच्छा, फिर इसी तरह से ये जो इसका पांचवा कार्बन होगा, यहाँ पर ये चौथा हो गया और इसके ऊपर ये जो हमने लिखा हुआ है CH2, इसके साथ फिर आगे बॉन्ड बनेगा। तो इसके साथ फिर आगे कौन अटैच होता है, ये फास्फेट जो ग्रुप है ये अटैच होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर बन गया, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलेंगे तो फिर आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो सकती है, इसको पेंटोज शुगर कह लें आप, और ये फॉस्फेट ग्रुप। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।